Hello students, myself Ramesh Maurya and you are watching my YouTube channel Era Physics Online. स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक की एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि जो हमारे जेई में क्वेश्चंस आने वाले होते हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, एक ऐसे कॉमन शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कई जगहों पे काम आते हैं। ठीक है, आज हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन्हीं ट्रिक्स पे बेस्ड कितने बड़े बड़े क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन से होते हैं, जिनका रियल प्रोसेस काफ़ी बड़ा है, आप उनको बहुत शॉर्ट में या उनको देख करके बता सकते हैं कि उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, 12th में हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस ट्रिक्स जो हम बताने वाले हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है इक्विवेलेंट एरिया का कॉन्सेप्ट, जो कई जगहों पे आपको मैं दिखाऊंगा भी कि बहुत जगहों पे एरिया इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एरिया इक्विवेलेंट ट्रिक के नाम से पढ़ेंगे। ठीक, वैसे इसका कोई नाम नहीं है बट हम लोग एक समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, एरिया इक्विवेलेंट ट्रिक। ठीक है, इसमें होता क्या है आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट को डिवाइड कर लेते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के फॉर्म में समझाते हैं, फिर अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में आपको अप्लाई करके वो ट्रिक दिखाते हैं हम आपको कैसे अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं, ध्यान रखना, ये ट्रिक आपके तभी काम आएगी जब आप ऑलरेडी इस चैप्टर्स को पढ़ चुके हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनके लिए है जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो एक बार एटलीस्ट पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। आप फॉर्मूले ज़रूर याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, या ये है कि अभी से आपको पता रहेगा तो बाद में आप जो है उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले हम आपको कैसे निकाल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। ध्यान ना, आपने जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस किसी वायर का होता है तो R इक्वल टू आपने पढ़ा है कितना, रो एल बाई ए पढ़ा होगा आपने। और अगर यहीं पे हम कहें कि जो हमने रेजिस्टेंस लिया है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये सिलिंड्रिकल टाइप में है। ठीक है, सिलिंड्रिकल टाइप में जिसका लेंथ ए है और रेडियस क्या है, आर। तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हो कितना, पाई आर स्क्वायर, जो आप जानते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर, ये सिंपल सा इसका आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम थोड़ा सा ब्रेक करने वाले हैं। रियलिटी ये नहीं है जो आपको बता रहे हैं अभी आगे, वो सिर्फ एक मेथड है कैसे हम लोग रिलेट कर लेते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, पहले मैं बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर इंटू आर भी लिख सकते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक रेडियस इस वाले साइड का मान लो, एक रेडियस इस वाले साइड का मान लो, तो आर इंटू आर ये आपका हो जा रहा है। अब यही आपका जो फॉर्मूला है, अगर आपसे कहें कि एक हमारा कोई टेपर्ड बार है, ठीक है, और इसके रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से इक्विवेलेंट एरिया थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। एक साइड का रेडियस R1 है और दूसरे साइड का रेडियस क्या है, R2 है और लेंथ L है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर इस मेथड को देखें, जैसे पाई आर स्क्वायर हुआ था, बाद में क्या हमने R इंटू आर कर दिया। अब यहाँ पे R इंटू आर, एक R इस साइड का, एक R इस साइड का अगर मान के चलें जैसे हमने ऊपर वाले को किया था, तो आप देखो हमारा जो R बनेगा रो एल अपॉन पाई R1 R2। और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली इसका होता है जब आप इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर आप इस वाले को रियल मेथड इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। मींस ये हो गया कि इक्विवेलेंट एरिया, ए इक्विवेलेंट जो आया, कहीं अगर R1 R2 दो रेडियस हैं तो वो आपका हो जाएगा पाई R1 R2। ये बात याद रखना, ये अभी आगे काफ़ी जगह पे काम आएगा। ठीक है, कहीं पे अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया में दो आपको दिए गए अलग अलग और वो एक साथ सीरीज में जुड़े हुए इस तरह से है, तो उसमें R1 R2 आपका आ जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। और यहीं पे एक दूसरी बात बता दें कि अगर आगे चल के कई जगह ऐसे आएंगे जहाँ पे जैसे सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, स्फेयर का, तो वहाँ पे दो कोसेंट्रिक स्फेयर टाइप में कुछ दिया गया जिसका R1 और R2 रेडियस है, तो वहाँ पे 4 पाई R1 R2 हो जाएगा।
क्योंकि आर स्क्वायर को हम आर इंटू, मेरा मेन कॉन्सेप्ट है आर स्क्वायर को आर इंटू आर में ब्रेक करने वाला, मतलब R1 R2 करना। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि इसी ट्रिक पे बेस्ड कितने क्वेश्चन सिर्फ आर इक्विवेलेंट, ए इक्विवेलेंट इक्वल टू पाई R1 R2 पे लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ध्यान देना। सबसे पहले एक केस तो हम आपको बता चुके, नंबर 1, कि जो हम लोग टेपर्ड बार का रेडियस निकालते हैं, जैसे ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और आपसे कहा जाए कि ये लेंथ L है और इसका एक रेडियस R1 है, दूसरा आपका कितना है, ये मान लो A और B दिए गए हैं, जैसे ये A है और ये रेडियस कितनी है B, तो इसका कितना होगा जो है जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो यहाँ पे आपका R इक्वल टू होता है रो L बाई A इक्विवेलेंट, जहाँ पे हो जाएगा रो L अपॉन पाई AB। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, और ये 1-2 बार डायरेक्ट पूछा गया कई एग्जाम्स में। दूसरा केस हम आपको और बताते हैं जो कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। आप जानते हैं कि अगर किसी भी वायर में, जैसे ये है, आपने इसको पढ़ा होगा उसमें जो हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में, कि अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ से तो यहाँ पे क्या आता है, इसमें इलोंगेशन होता है। ठीक है, इलोंगेशन के बाद पढ़ा होगा आपने, और इलोंगेशन जो होता है डेल्टा, जैसे इसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आप फोर्स F लगा रहे हैं इधर और इधर, और ये लेंथ L है, एरिया A है, तो इसमें जो डेल्टा L होता है, मतलब चेंज इन लेंथ कितना आया, वो होता है आपका FL अपॉन A इंटू वाई, जहाँ पे y आपका क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, F क्या होता है, फोर्स अप्लाइड जो आपने दोनों तरफ अप्लाई किया, L क्या है, लेंथ है। अब यहाँ पर भी अगर आपको दे दे टेपर्ड बार लाइक दिस, और फिर आपसे कहें कि यहाँ पर भी हमने फोर्स F और F लगाया, अब ध्यान रखना फिर से वही पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा, ये रेडियस A है और ये रेडियस B है, तो ध्यान देना ये आपका डेल्टा L बराबर FL अपॉन Y इंटू A इक्विवेलेंट आ जाएगा, जहाँ पे इक्विवेलेंट कितना होगा, पाई R1 R2। ठीक है, तो डायरेक्टली डेल्टा L बराबर FL अपॉन Y पाई AB। ध्यान रखना ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप डायरेक्ट करोगे, सिर्फ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको आइडिया है कि कैसे अप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप डायरेक्ट करोगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक, 2 केसेस हो गए इसके, थर्ड केस की बात करते हैं, वो उस पर ध्यान देना। हम जैसे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये तो चलो ठीक है, एक हमारा सिलेंडर था जो टेपर्ड बार टाइप में दे दिया। कभी कभी ऐसे दे देंगे कि एक ये आपका ये पूरा ओपन है, ये एक जो है सर्कल हो गया, ठीक है, ये एक स्फेयर है, मतलब जो हमारा मटेरियल है सिर्फ इतने पोर्शन में है, स्फेरिकल टाइप में है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये A और ये B, और इस AB की पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर बताना है। स्फेयर टाइप में 2 स्फेयर ऐसे, ठीक है, इसने मटेरियल है और इसका रो रेजिस्टिविटी है, मान लीजिए इसका रेडियस A है और इसका रेडियस कितना है B। आप इसको लगाते रहेंगे, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, वो बहुत लंबा पड़ेगा। आप जानते हैं स्फेयर के केस में एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। मैंने बताया कि जहाँ पे R स्क्वायर दिखे वहाँ पे R1 R2 आपको चेंज करना है, तो इसका A बराबर कितना आ गया, 4 पाई AB, ये हो जाएगा। अब लेंथ क्या है, A और A सरफेस हमारा ये, B सरफेस है, इनके बीच की लेंथ यही तो होगी L बराबर कितना होगा, B माइनस A। अब इसका रेडियस अगर आप लिखना चाहो तो R बराबर कितना होता है, रो L बाई A, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। रो की वैल्यू कितनी, रो रहेगा, L की वैल्यू कितनी है, B माइनस A अपॉन 4 पाई AB। आप जाके देख लो, इंटीग्रेट करके कर लेना, या बुक आपके पास होगी, इसके कई आंसर दिए हैं, आप देख लेना, यही इसका आंसर होता है। तो ये तरीका होता है इन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे ये इक्विवेलेंट कैसे अप्लाई किया जाता है उसको अप्लाई करना। आप देखो इतने सारे क्वेश्चंस जो एक साथ हो सकते हैं, आपसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन ये तो आपके ये थे, अभी यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एक थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। तो थर्मल रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं थर्मल वाले, वो भी डायरेक्ट हो जाएंगे। कैसे, वो भी आप देखो, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लेना इसको शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक। इसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप 11th और 12th का बेसिक पोर्शन पूरा पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये तभी आपको समझ में आएगा। आप देखो 11th प्लस 12th दोनों के काफ़ी पोर्शन को ये इन्वॉल्व कर लेता है, और यही चीज़ें जेईई वगैरह में बहुत बार डायरेक्ट पूछी गई, आप पेपर देखना जा करके, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं।
ये आपके लिए जेई के लिए खास करके बहुत हेल्प करेगा, ठीक, एकदम सुपर ट्रिक के समझो ऐसे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना थर्मल रेजिस्टेंस में आज जानते हो RTH बराबर होता है आपका यहाँ पे L/K/A, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, जहाँ पे क्या कंडक्टिविटी है, L लेंथ होता है, एक जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ पे अगर हम आपसे कहते कि ये हमारा कोई एक वायर है, टेपर्ड वायर है, और इसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है R थर्मल, तो फिर से वही आपका पुराना ये A हो गया, ये B हो गया, तो R थर्मल बराबर कितना हो जाएगा, L/K/πAB, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से यही सेम केस अगर थर्मल के लिए पूछा जाता, थर्मल रेजिस्टेंस के लिए, कि दो एक जो आपका स्फेयर है A हो गया और ये रेडियस कितनी हो गई, B हो गई, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो R थर्मल इसका जो होता वो कितना होता, A यहाँ पे होता लेंथ कितना है, B माइनस A/K टाइम्स 4πAB, ये आपका R थर्मल की वैल्यू निकल के आ गई। तो आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे किस तरह से है। इवन यही नहीं, ये इसके कुछ ट्रिक्स का जो पोर्शन है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स में भी लगता है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। पहले इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। आप देखो कितनी जगह काम आ गया, हमारे थर्ड होता है, ये फोर्थ आपका हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको एक और बताते हैं, एक छोटी सी ट्रिक कितनी जगह काम आ रही है, बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट आपको एक बताते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ जाती है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो एरिया ऑफ जो होता है पीवी ग्राफ, वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, वर्क डन प्रोवाइड करता है। वहाँ पर भी कभी कभी आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ जाएगी, बट अगर आप इस चीज़ को ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, समझना मेरी बात को, ये दिया गया है और यहाँ पे एक कुछ इस तरह से एरिया दे रखा है, जैसे इन्होंने मान लीजिए कि आपको दे दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया गया ये P वर्सेस V का ग्राफ है, ठीक, ओके, और ये ऐसे बना हुआ है, आपको दे दिया कि ये इस सर्कल का मतलब जो प्रोसेस का पूरा डायरेक्शन है वो ये है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे आप कहोगे सर यहाँ तो πr² लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे r देखोगे तो एक्चुअल में ये वैल्यू जो है b दी रहेगी। वैसे b तो डायरेक्ट नहीं देंगे, मतलब कुछ आपको ऐसे दे रहेगा, जैसे ये आपका मान लीजिए x है, ये वाला x प्लस b हो गया, ठीक है। इधर आपको दिया रहेगा ये वैल्यू y है और ये वाला अपर वाला कितना होगा, y प्लस a होगा। मतलब जो इनका डायमीटर का जो रेशियो, जो मतलब वैल्यू है वो अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, दो अलग अलग हैं। मतलब देखा जाए तो ये पूरा डायमीटर की बात करें तो b है, और इस डायमीटर की बात करें कितना है, ये a है। अब आपसे कहें कि अच्छा इसका वो बता दो एरिया, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, πr² लगाओ तो किसका लगाओ, क्योंकि अगर इस एक्सिस पे देखोगे तो आपका ये b/2 दिखेगा, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप रेडियस निकालोगे तो a/2 दिखेगा, और दोनों अलग अलग होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप देखना HC वर्मा में, या जो जितने भी मतलब जो राइटर हैं जो जेई के लिए लिखते हैं, उन सब में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जहाँ पे दो रेडियस अलग अलग हैं, फिर से वहीं पे आपको आना पड़ेगा, या तो इंटीग्रेशन लगाओगे पूरा इक्वेशन बना करके, या फिर डायरेक्ट आप देखो एरिया अंडर जो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ होता है वही क्या होता है, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, आप देखो πAB/4, πAB/4 क्यों, क्योंकि AB यहाँ पे रेडियस नहीं, यहाँ पे क्या है, डायमीटर की वैल्यूज दी। अगर रेडियस होता तो सीधे आपका हो जाता, मतलब अगर ये R1 है, ये R2 होता, तो W बराबर कितना आ जाता, πR1R2। और ये एक इंपॉर्टेंट है वर्क डन, डायरेक्ट ध्यान रखना, क्योंकि बहुत काम आ जाता है। ऐसे में आप लगाते रह जाओगे, उसमें बहुत इंटीग्रेशन में पहले इसकी इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो, जो कि काफ़ी लंबा काम हो जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग दी रहेंगी वैल्यूज ऐसे ही। तो आई होप ये बात आपको क्लियर आई होगी इस ट्रिक के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। आप देखो यहाँ पे कम से कम 6-7 ऐसे जो है आपके चीज़ें कवर हो गई जो बहुत बेसिक है और डायरेक्ट पूछी जाने वाली हैं। ये सब नीट वगैरह में तो बहुत बार डायरेक्ट पूछे गए, ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे, आप वहाँ पे बैठ के सोचते रहोगे अब क्या करें। तो बस इसको इक्विवेलेंट एरिया पे ध्यान देना है और तुरंत आंसर आ जाएंगे। और ऐसे कई तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत ऐसे हैं जो आपके उसमें मैकेनिक्स में काम आते हैं और जगहों पे हैं, वो आप लगा सकते हो। बट फिलहाल आज इतना ही, आप देख लो इनको, और इन सबको एक जगह पे लिख करके इनको आप 2-3 बार रिवाइज करो और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लो, तो जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। बहुत टाइम नहीं लगना है, क्योंकि IIT आपके नॉलेज के साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट को भी देखता है। जितने लोग देते हैं उसमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, इंटेलिजेंट लगभग लोग होते हैं जो पेपर को कर सकते हैं, लेकिन
टाइम मैनेजमेंट जो सबसे बेहतर करता है उसी का सिलेक्शन अच्छे से होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप बस इनको इंटीग्रेशन से लगाते रह जाएंगे और फिर उतने में टाइम निकल जाएगा। ठीक, और याद करने में भी ये है कि आप रिलेट करो सबको ना। आप देखो आपने क्या क्या कवर किया, आपने एक तो कवर किया जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, एक आपने कवर किया जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स का पोर्शन, एक आपने कवर किया है यहाँ पे देखो थर्मल रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी वाला पोर्शन, और एक आपने कवर कर लिया क्या, थर्मोडायनेमिक्स। आप ऐसे सोचो कि 4-5 चैप्टर्स के मेन चीज़ें जो कि ज़्यादातर क्या होता है जब आप अच्छे लेवल में चलते हो तो ये सब पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें कवर हो रही हैं। तो इस तरह से रिलेट करो। अगला वीडियो हम एक अगले ट्रिक पे लेके आएंगे जिसमें 2-3 चैप्टर्स के फिक्स से मिक्स होंगे। ठीक है, उनको यूज़ कैसे करते हैं। फिलहाल आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला जो अपडेट वीडियो का है वो आपको सबसे पहले मिले। ओके, आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू, जय हिंद।